हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो से हम शुरू करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और वीडियो को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि लास्ट में मैं पूछूंगी आपसे इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक होगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। सेकेंड, the making of nationalism in Europe. Third, the age of revolutions 1830 to 1848. Fourth होगा the making of Germany and Italy. Fifth, visualizing the nation. और लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे nationalism and imperialism का। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि होगा the French Revolution and the idea of the nation। और उससे पहले जान लेते हैं नेशनलिज्म का मतलब। तो नेशनलिज्म का मतलब होता है पेट्रियोटिक फीलिंग, देश के लिए, यानी कि देश के लिए देश प्रेम। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, जो कि होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन का। तो नेशनलिज्म इन यूरोप जो है उसका पहला एग्जाम्पल था फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले यूरोप में क्या था? यूरोप में था मोनार्की सिस्टम। मोनार्की सिस्टम यानी कि किंग्स रूल, जहाँ पर राजा रूल करता था। तो अब क्या हुआ, जो लोग थे वो मोनार्कल सिस्टम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और वो चाहते थे कि अब यूरोप में डेमोक्रेसी आए। डेमोक्रेसी यानी कि पीपल्स रूल, जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करें, जहाँ पर लोगों के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बने, और उसके लिए उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन लड़ा। और अब फाइनली फ्रेंच रेवोल्यूशन लड़ने के बाद जो यूरोप है, यूरोप में डेमोक्रेसी आ गई थी, यानी कि पीपल्स रूल आ गया था। अब इसके बाद कुछ चेंजेस हुए यूरोप में, देखते हैं कि वो चेंजेस क्या थे। तो पहला और सबसे बड़ा चेंज था वो यही था कि 1789 में यूरोप जो है मोनार्कल सिस्टम से शिफ्ट होकर डेमोक्रेसी बन चुका था। सेकेंड, नेशनल फ्लैग जो था वो न्यू ट्राई कलर फ्लैग हो गया। नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच हो गई और नए नेशनल एंथम्स और नए ओथ्स बनाए गए। अब जो कॉमन पीपल थे, जो कॉमन लोग थे, वो उन्होंने जनरल स्टेट या स्टेट जनरल को इलेक्ट किया था। साथ ही साथ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इस्टेब्लिश कर लिया गया था, मतलब एक यूनिफॉर्म लॉ जिसमें सब लोगों को वो लॉ फॉलो करना था, यानी कि एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, ये वो सिस्टम था। साथ ही साथ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ जो है उन्हें अबॉलिश कर दिया गया था, यानी स्टेट के अंदर जो ट्रेड पर टैक्स लगता था वो ख़त्म कर दिया गया था। और साथ ही साथ जो फ्रेंच आर्मीज़ थी उन्होंने नेशनलिज्म का आइडिया पूरे यूरोप में फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो डेमोक्रेसी थी वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए थी, क्योंकि अब इसके बाद एंट्री हो जाती है यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्टे की। तो चलिए जान लेते हैं थोड़ा नेपोलियन के बारे में भी। तो नेपोलियन जो है वो आया यूरोप में 1799 में, यानी कि यूरोप में जो है डेमोक्रेसी आई 1789 में, और उसी के 10 साल बाद आया यूरोप में नेपोलियन, और नेपोलियन ने आकर यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर दिया। जिस यूरोप में डेमोक्रेसी थी अब वहाँ पर नेपोलियन के आते ही मोनार्कल सिस्टम वापस से आ गया। और नेपोलियन जो है वो यूरोप में आया क्यों था? उसके आने का मतलब ये था कि उसको और पावर चाहिए थी। नेपोलियन ना ही ज़्यादा अच्छा था और ना ही ज़्यादा बुरा था। वो अपने साथ लेकर आया सिविल कोड ऑफ 1804, यानी कि 1804 का सिविल कोड जो है वो नेपोलियन लेकर आया। इस कोड को हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। अब इसके कुछ अच्छे पॉइंट भी थे और कुछ बुरे पॉइंट्स भी थे, यानी कि कुछ गुड क्वालिटीज़ थी और कुछ ख़राब चीज़ें भी यहाँ पर नेपोलियन ने करी। तो चलो एक एक करके जान लेते हैं क्या अच्छा उसने किया और क्या बुरा उसने यहाँ पर करा यूरोप में। तो जो फर्स्ट सिस्टम था, जो अच्छा चीज़ जो था जो नेपोलियन लेकर आया वो था फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या था? फ्यूडल सिस्टम अब ये वो सिस्टम था जहाँ पर बड़े लोग जो हैं, जो बड़े रैंक पे जो लोग रहते थे, वो लोगों को
या पीजेंट्स को जो है लैंड देते थे और इसके बदले जो पीजेंट थे वो उनके लिए काम किया करते थे। तो फ्यूडल सिस्टम जो था उसको अबॉलिश कर दिया गया। सेकंड जो है डिवीजन ऑफ सोसाइटी, इसको अबॉलिश किया, यानी कि नोबल्स और पीजेंट्स के बीच में जो डिफरेंसेस थे, जो डिवीजन था, उसको बंद कर दिया गया। सर्वडम का मतलब होता है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी जो है इसको हटा दिया गया। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जो है उसके सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया गया। ट्रांसपोर्टेशन और उसके सिस्टम को वहाँ पे इम्प्रूव कर दिया गया। ट्रेड बैरियर्स जो थे उनको इम्प्रूव कर दिया, यानी स्टेट के अंदर जितने भी बैरियर्स थे उनको हटा दिया गया। देन प्रॉपर मेजरिंग यूनिट रखा गया। मेजरिंग यूनिट प्रॉपर हो गई थी, यानी कि ट्रेडर्स को अब ज़्यादा लॉस फेस नहीं करना पड़ता था। इक्वालिटी बिफोर लॉ आ गया था और जो बर्थ प्रिविलेजेस थे कहीं ना कहीं उनको हटा दिया गया था, यानी कि जितने भी प्रिविलेजेस जो बर्थ से ही मिल जाया करते थे नोबल्स को, उसको हटा दिया। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें थी जो नेपोलियन ने करी थी। अब इसी के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो कि नेपोलियन की बुरी थी। देख लेते हैं वो क्या है। तो फर्स्ट जो है सेंसरशिप। सेंसरशिप मतलब सब अच्छा अच्छा ही लिखना है, सब अच्छा अच्छा ही छपेगा गवर्नमेंट के बारे में, और अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया या छाप दिया तो उनको पनिशमेंट मिलती थी, उनको मरवा दिया जाता था। तो ये था सेंसरशिप। तो सेंसरशिप हो गया। सेकंड है वुमेंस को कोई राइट नहीं था वोटिंग का। थर्ड, वुमेंस का प्रॉपर्टी में भी कोई राइट नहीं था। और फोर्थ, जो नेपोलियन था वो कहीं ना कहीं लोगों को फोर्स करता था कि हर एक फैमिली मेम्बर से एक पर्सन आर्मी में ज़रूर होना चाहिए था। और इसके पीछे रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि वो अपनी आर्मी को बढ़ाना चाहता था। वो चाहता था कि जो बाकी सारी कंट्रीज़ हैं वो उसके सामने झुक जाएं, क्योंकि बेसिकली वो जो यूरोप में आया था वो अपनी पावर बढ़ाने के लिए आया था, और इसी वजह से वो चाहता था कि हर एक फैमिली से एक पर्सन उसकी आर्मी में हो, उसकी आर्मी बड़ी हो और लोग जो हैं उसके सामने सरेंडर करें। जो कंट्रीज़ हैं दूसरी बिना फाइट किए ही नेपोलियन के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें। तो ये थी कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ बुरी चीज़ें नेपोलियन के बारे में। अब नेपोलियन जो है वो भी यूरोप में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा। तो अब 1815 में क्या हुआ, जितनी भी बड़ी पावर्स थी, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, यानी कि प्राग, PRAB, आप इसे इस नाम से याद कर सकते हैं इजली। प्राग जो पावर थी, कहीं ना कहीं इन्होंने वॉर करी, और वो वॉर थी बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में, और ये हुई नेपोलियन के साथ। अब इस वॉर में जो प्राग था, जो प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन थे, ये जीत गए और नेपोलियन जो था वो हार गया। और जब ये लड़ाई हुई उसी समय एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वीना। ट्रीटी ऑफ वीना जो था, अब ये क्या था, अब प्राग ने ये ट्रीटी साइन करी जिसमें कि यूरोप की सेटलमेंट की बात हुई। ये साइन हुआ प्राग के द्वारा, प्राग ने इसे साइन किया, और इसमें क्या था, जितने भी रूल्स बनाए थे नेपोलियन ने, वो सारे के सारे रूल्स रिवर्स कर दिए गए, यानी कि वापस से ही वही रूल्स आ गए जो नेपोलियन के आने से पहले थे। तो ये था पहला टॉपिक, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। आई होप आपको ये फर्स्ट टॉपिक काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ योर क्वेश्चन टाइम। Which was the new name of the State General? Try to give your answer in comment section. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे सेकंड टॉपिक की, जो कि होगा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। तो ये था आज का लेक्चर। मैं हूँ आपकी दोस्त केशा कुशवाहा और आप देख रहे थे एडिफिकेशन सीकर, इम्प्रूवमेंट ऑफ समवन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर्स। बाय बाय।